नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सिविल सर्विसेज, UPSSC, UPSI इत्यादि, रेलवे, आरआरबी, NTPC, TET, CTT, नवोदय विद्यालय, CBSE, बैंकिंग, SSC, मेडिकल यानी कि नीट इत्यादि और जेईई मेंस इत्यादि। तो जो भी परीक्षाएं होती हैं, भारत की सभी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज इस ऐप पर उपलब्ध हैं। सभी भाषाओं में उपलब्ध हैं। पूरे जितने भी राज्य हैं भारत के, सभी राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। तो आप लोग जाकर के एक बार ज़रूर देखें। प्ले स्टोर में ये ऐप उपलब्ध है, वहाँ पर जाइए और इसे डाउनलोड करिए। बात शुरू करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से। 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की जांच तो STF कर रही है, लेकिन विद्यार्थियों को STF जांच पर भरोसा नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो मुख्य सरगना है चंद्रमा यादव और मायावती दुबे इत्यादि, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी फरार हैं। उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यहाँ पर लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती में वांटेड है चंद्रमा यादव। स्कूल के रिकॉर्ड को देखकर साक्ष्य एकत्रित कर रही है STF। नीचे लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में वांटेड चंद्रमा यादव की तलाश में लगी STF उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाने में जुट गई है और उसके स्कूल के दस्तावेज भी खंगाल रही है। दस्तावेजों को खंगालने से कुछ भी नहीं होगा। पहले चंद्रमा यादव को पकड़ना होगा और मायावती दुबे को। विद्यार्थियों का आग्रह है कि सरकार जो इसकी जांच है वो CBI से करवाए या न्यायिक जांच हो इस भर्ती की। विद्यार्थी इसके लिए ईमेल कर रहे हैं CBI को। वास्तव में मामला ये है कि कोई भी विद्यार्थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर CBI को सीधे कंप्लेन करता है। एक एक्ट ये है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं और उसी कानून के अनुसार विद्यार्थी CBI से शिकायत कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। ये देखिए नव भारत टाइम्स की ये न्यूज है जिसमें लिखा है कि CBI के पूर्व डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह ने बताया कि किसी भी शख्स को अगर यह जानकारी मिलती है कि किसी सरकारी विभाग में करप्शन है या फिर किसी जगह पर रिश्वतखोरी हो रही है तो वह इस बारे में CBI को शिकायत कर सकता है। दिल्ली में CBI के हेडक्वार्टर में SP CBI एंटी करप्शन ब्रांच को शिकायत दी जा सकती है। शिकायत के पक्ष में मजबूत साक्ष्य देने होते हैं। CBI को अगर लगता है कि सबूत पुख्ता है या फिर छानबीन की जरूरत है तो CBI प्रारंभिक जांच PE करती है। पुख्ता सबूत जुटाने के बाद में CBI FIR दर्ज करती है। कानून के मुताबिक करप्शन के केस में आरोपी सरकारी अधिकारी होना चाहिए। किसी प्राइवेट शख्स के खिलाफ शिकायत है तो उसका संबंध सरकारी अधिकारी से होना चाहिए, तभी CBI केस दर्ज करती है। तो ये जो कानून है कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप पीड़ित नहीं भी हैं, पीड़ित कोई और है तो तीसरे व्यक्ति भी CBI से शिकायत कर सकता है। ये देखिए लिखा है नव भारत टाइम्स में कि खुद पीड़ित होना जरूरी नहीं है। करप्शन के केस में शिकायत के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह खुद पीड़ित हो। अगर किसी शख्स को किसी सरकारी विभाग में काम कराने के लिए उसे रिश्वत की मांग की जाती है तो वह इसकी शिकायत CBI से कर सकता है। कई बार शिकायती रिश्वत मांगे जाने आदि के बारे में टेलीफोन टैप करके CBI के सामने पेश करता है। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थी अब साक्ष्य इकट्ठे करके, साक्ष्य तो उनके पास है ही, अब CBI को ईमेल कर रहे हैं। और जो पीड़ित छात्र हैं उन्होंने ये मुझको भेजा है, लेकिन नव भारत टाइम्स के माध्यम से ये पता चला है कि भ्रष्टाचार के मामले में हम सभी CBI में सीधा शिकायत भी कर सकते हैं, जिसे CBI द्वारा तत्काल संज्ञान लिया जा सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में CBI को किसी विशेष अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः आप सभी लोग जिनके पास जो भी साक्ष्य मौजूद हों उन्हें CBI के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ गाजियाबाद को ईमेल करें। साथ ही मेल में इस भर्ती के भ्रष्टाचार के बारे में खुल करके लिखें। जितने अधिक मेल पहुंचेंगे उतना अधिक प्रभावी होगा। सभी लोग मेल में पेपर की कटिंग, न्यूज की हेडलाइन का स्क्रीनशॉट, मार्कशीट, FIR नंबर, अन्य जो भी सबूत हों उसे लगा करके मेल करें। मेल निम्न चारों ID पर करें। और जिस प्रकार से हम ट्वीट का अभियान करते हैं या फेसबुक के माध्यम से बात रखते हैं, नीचे लिखा है कि जो लक्ष्य है कि 48 घंटों में कम से कम 10,000 मेल करना है। हम सभी को कम से कम 10,000 लोगों को इस मुहिम से जल्द जुड़ना है। और जो CBI का जो एड्रेस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एड्रेस है
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। HOZLKO यानी लखनऊ @cbi.gov.in, HOBACLKO @cbi.gov.in। तो ये चारों हैं, आप चारों पर जो है भेज सकते हैं। और ये CBI के नंबर भी हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। तो ये जो टारगेट विद्यार्थियों ने रखा है कि 10,000 विद्यार्थियों को भ्रष्टाचार के मामले से अवगत कराना CBI को, और CBI इसको संज्ञान ले। हालांकि विद्यार्थी हर तरीके से लड़ रहे हैं, मीडिया में भी अपनी बात को उठा रहे हैं। 7 जुलाई को कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, उसकी सुनवाई होनी है, नूतन ठाकुर वाली। उसके बाद में विद्यार्थी अब ये CBI को सीधे सीधे मेल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इत्यादि से भी ट्वीट करके आग्रह कर रहे हैं कि इस भर्ती की CBI जांच हो। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। विद्यार्थियों का आरोप है कि, आरोप नहीं है, विद्यार्थियों का पूरा पुख्ता दावा है कि लोक सेवा आयोग ने PCS मेंस में जो स्केलिंग है उसे हटा दिया है, जबकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्केलिंग लागू की जाएगी। मामला कोर्ट में जाने वाला है। लोक सेवा आयोग को सुधार के नाम पर इस तरीके के बदलाव नहीं करने चाहिए जिससे भर्ती फंस जाए, और अगर स्केलिंग लागू नहीं हुई है तो इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो आर्ट मीडियम के जो छात्र होते हैं, जो मानविकी के जो छात्र होते हैं, हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं, उन पर बहुत पड़ता है। क्योंकि जब मूल्यांकन होता है तो हिस्ट्री, हिंदी इत्यादि में पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, जबकि विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। विद्यार्थियों का ये भी दावा है कि इस बार नाम मात्र के जो विद्यार्थी हैं वही देखने को मिल रहे हैं। मानविकी विषयों के ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो साइंस बैकग्राउंड के ही हुए हैं। इसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है कि उत्तर प्रदेश के जो परीक्षा कैलेंडर है वो फिर से संकट में है। ये देखिए लिखा है UPPSC के नए परीक्षा कैलेंडर पर भी संकट। ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए परीक्षा कैलेंडर में भी संकट मंडराता नजर आ रहा है। सरकार की ओर से जुलाई में परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। वहीं सहायक अभियोजन अधिकारी APO 2018 की मुख्य परीक्षा 17 जुलाई को प्रस्तावित है। हालांकि मुख्य परीक्षा में महज 260 अभ्यर्थियों को ही शामिल होना है, लेकिन अभ्यर्थी कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आयोग में ज्ञापन भी दिया है। कोविड-19 के कारण आयोग 7 बड़ी परीक्षाएं स्थगित कर चुका है और इसी वजह से आयोग को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करना पड़ा। उसमें से तो जुलाई के महीने में 17 जुलाई को ये परीक्षा प्रस्तावित है, और मुझे नहीं लगता है कि जुलाई में परीक्षा हो पाएगी। कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि 20-20 हज़ार लोग प्रतिदिन मिल रहे हैं पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में भी 400-500 व्यक्ति रोज़ मिल रहे हैं। और प्रयागराज में भी जो कोविड-19 के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कल 23 व्यक्ति और जुड़ गए हैं। तो देखिए लोक सेवा आयोग क्या करता है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश में या भारत में कोई भी परीक्षा हो पाएगी। जुलाई और अगस्त 2 महीने सबसे ज़्यादा कोरोना के रहेंगे। इसके बाद में अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्स में अगर एडमिशन लेना है तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून निर्धारित थी, और उसकी केवल 2 दिन और बचे हैं, आज और कल। जानकारी ये मिल रही है, अधिकारियों का ये कहना है कि ये जो लास्ट डेट है उसको 15 दिन के लिए अभी और बढ़ाया जाएगा। ये देखिए लिखा है कि प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर प्रशांत अग्रवाल का कहना है कि 15 जुलाई तक CBSE का परिणाम आ जाने की उम्मीद है। ऐसे में आवेदनों की गति बढ़ेगी। इसे देखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि कम से कम 15 दिनों के लिए बढ़ाई जाएगी। सोमवार यानी आज इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो चूँकि भी हाल ही में यूपी बोर्ड का परिणाम आया है, 15 तारीख तक उम्मीद है कि CBSE का भी परिणाम आ जाएगा, और उसके बाद में जो आवेदनों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, इसलिए भी मौका दिया जाएगा। इसकी जो डेट है वो बढ़ेगी। हालांकि 2 दिन का समय है। जो विद्यार्थी पास हो गए हों जल्द से जल्द अगर उनको AU में एडमिशन लेना है तो आवेदन कर दें। इसके बाद में एक और सूचना है, छात्रों को राहत। जुलाई में नहीं होगी कोई परीक्षा। JEE मेंस और नीट की बात हो रही है, भले ही घोषणा न की गई हो। मैंने पहले भी कहा था कि CBSE की जो ये परीक्षाएं सभी परीक्षाएं स्थगित होंगी। उसी के बारे में ये सूचना है। लिखा कोरोना के देश भर में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुँचने को लेकर के लगाए जा रहे अनुमानों को देखते हुए फिलहाल जुलाई में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। CBSE की बाकी बची परीक्षाओं को रद्द करने के ऐलान के बाद
मंत्रालय ने जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर के भी ऐसे ही संकेत दिए हैं। साथ ही इसे लेकर के नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी है। इस बीच सोमवार को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें उन्हें टालने या रद्द करने को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो नीट और जेईई मेंस इत्यादि जो भी परीक्षाएं, इस पर बहुत जल्द निर्णय लेकर के एक जो नोटिस है वो जारी कर दी जाएगी। सोमवार को ही इसकी मीटिंग होनी है। अंबेडकर विश्वविद्यालय में 11 जुलाई से आवेदन दिल्ली में है। अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिन विद्यार्थियों को इसमें एडमिशन लेना हो तो 11 जुलाई से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में एक और सूचना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, प्रत्येक राज्य से कोई ना कोई वैकेंसी रोज आ रही है। कभी मध्य प्रदेश से वैकेंसी की घोषणा होती है, कभी राजस्थान से, कभी बिहार से और फिर उत्तराखंड से। केवल उत्तर प्रदेश से भर्तियाँ यहाँ पर भर्तियाँ रुकी हुई हैं। उत्तराखंड से ये जो भर्ती निकली है वो देख लीजिए, लिखा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक कर संग्रहकर्ता, अमीन भूमि अध्यापति निरीक्षक, लेखपाल। इतनी सारी जो भर्तियां हैं वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC से निकली हैं। 786 कुल पद हैं, काफ़ी पद हैं और नीचे योग्यता लिखी हुई है 12वीं उत्तीर्ण। उत्तराखंड की 12वीं परीक्षा या सरकार द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग, 4000 डिप्रेशन की न्यूनतम वृत्ति। आयु उत्तराखंड में है 18-21 से 42, कुछ पदों में 18 वर्ष है, कुछ पदों में 21 वर्ष है और अधिकतम सभी नौकरियों में 42 वर्ष है। लास्ट डेट 22 जुलाई रखी गई है। LT ग्रेड का जो रिजल्ट है, जो नियुक्ति है वो फंसी हुई है, अध्यापकों की कमी है। फिर भी जो राजकीय इंटर कॉलेज हैं GIC, वहाँ का परिणाम जो माध्यमिक विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय, उनसे अच्छा गया है। लेकिन शिक्षकों की कमी के बाद भी GIC का परिणाम बेहतर। यूपी बोर्ड की ओर से शनिवार को घोषित हाई स्कूल के परिणाम में प्रदेश भर के शासकीय विद्यालयों ने शिक्षकों की कमी के बीच भी निजी विद्यालयों के वर्चस्व को चुनौती दी है। इंटरमीडिएट में शासकीय विद्यालय 83.70% परिणाम के साथ में है और निजी विद्यालय जो है वो 72.65%। कुल मिलाकर के जो GIC है वो 11% आगे हैं। इसी तरह से इस बार हाई स्कूल में शासकीय विद्यालयों ने यानी कि सरकारी विद्यालय जो GIC होते हैं, बीते वर्ष की तुलना में काफ़ी सुधार करते हुए 82% सफलता अर्जित की है, जो कि निजी विद्यालयों के 85% से मात्र 3% ही कम है। मेरिट लिस्ट की होड़ में भले ही राजकीय विद्यालयों के छात्र जगह नहीं बना पाए हों, परंतु ओवरऑल रिजल्ट के मामले में वह निजी विद्यालयों को बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। हालांकि जो GIC है वहाँ पर आधे से ज़्यादा अध्यापकों की कमी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने टारगेट विद PS परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से ही सीधे डालेंगे आप टारगेट विद PS परिहार, वो डाउनलोड हो जाएगा। या तो आप targetwithpsparihaar.com वेबसाइट है, क्रोम पर खोलिए, वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर जाकर के भी मॉक टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।